नमस्कार और ईपीएसआई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं जो देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। आज की हमारी सबसे बड़ी चर्चा ईपीएफओ पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि की संभावना पर केंद्रित होगी। जी हां, आपने सही सुना। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर Rs 8,000 प्रतिमाह करने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। यह एक ऐसा कदम है जो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक नई सुबह ला सकता है। हम इस खबर के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आपके लिए क्या मतलब हो सकता है। इसके अलावा हम पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी को लेकर चल रही देशव्यापी बहस पर भी गहराई से नजर डालेंगे। क्या कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलना गारंटीड होगा? क्या साल 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को भी इस सुनहरे नियम का लाभ मिल पाएगा? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम नए प्रस्तावित नियमों और उनकी व्यवहार्यता की पड़ताल करेंगे। और अंत में हम आपको हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसने पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पक्ष में जो निर्देश दिए हैं वे दूरगामी परिणाम वाले हो सकते हैं। तो कौन सा है यह मामला और कैसे यह देश के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है, इस पर हमारी खास रिपोर्ट होगी। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस महत्वपूर्ण बुलेटिन को अंत तक ध्यान से देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। चलिए अब आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी खबर आ रही है जो उनके मुरझाए चेहरों पर उम्मीद की चमक ला सकती है। एक लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन राशि में एक बड़ी छलांग लगने वाली है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें छन कर आ रही हैं उनके अनुसार न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर सीधे Rs 8,000 प्रतिमाह किया जा सकता है। यह सिर्फ एक मामूली वृद्धि नहीं है बल्कि यह पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। सोचिए उन लाखों बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल देश और समाज की सेवा में लगा दिया। सेवानिवृत्ति के बाद जब आय के सभी स्रोत सूख जाते हैं तो पेंशन ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा बनती है। लेकिन जब यह सहारा ही इतना कमजोर हो कि महीने के जरूरी खर्चे भी पूरे ना हो पाएं तो जीवन एक बोझ लगने लगता है। दवाइयों का खर्च, घर का किराया और रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना भी एक चुनौती बन जाता है। मौजूदा न्यूनतम पेंशन की राशि इतनी कम है कि उसे सम्मानजनक कहना भी मुश्किल है। इसी दर्द को समझते हुए सरकार और ईपीएफओ पर लंबे समय से पेंशन राशि में वृद्धि का दबाव बन रहा था। विभिन्न कर्मचारी संघों और पेंशन भोगी संगठनों ने इसके लिए लगातार संघर्ष किया, धरने प्रदर्शन किए और अपनी आवाज बुलंद की। अब जाकर उनकी यह मेहनत रंग लाती दिख रही है। प्रस्तावित Rs 8,000 की न्यूनतम पेंशन एक ऐसी राशि है जो इन बुजुर्गों को एक हद तक आर्थिक स्थिरता प्रदान कर सकती है। यह उनके आत्मसम्मान को लौटाने की एक कोशिश है। जब एक बुजुर्ग अपनी दवाइयां खरीदने या अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होगा तो उसका आत्मविश्वास लौटेगा। वह खुद को परिवार पर बोझ समझने की बजाय एक सम्मानित सदस्य के रूप में देख पाएगा। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है बल्कि यह उस पीढ़ी के प्रति हमारे समाज का सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है जिसने देश के विकास की नींव रखी। अब कुल योगदान और पेंशन से जुड़ी जानकारियों की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर भी इस बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद पात्र लाभार्थियों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सीधे सूचित किया जाएगा, जिससे उन्हें किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े। यह पेंशन वृद्धि अगर लागू होती है तो यह न केवल पेंशन भोगियों के जीवन में सुकून लाएगी बल्कि इसका अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब लाखों लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो बाजार में मांग भी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है।
यह कदम सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है जो देश के वरिष्ठ नागरिकों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि इस घोषणा को जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा ताकि लाखों पेंशन अभोगी अपने जीवन के इस पड़ाव में चैन की सांस ले सकें। अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो देश के मौजूदा और भविष्य के करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदों से जुड़ी है। यह खबर है पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की वापसी की सुगबुगाहट की। एक ऐसी व्यवस्था जिसे साल 2004 में बंद कर दिया गया था, लेकिन जिसकी बहाली की मांग लगातार जोर पकड़ ढती जा रही है। खबर यह है कि सरकार कर्मचारियों को 85% पेंशन की गारंटी देने वाले एक नए फार्मूले पर विचार कर सकती है, जो ओपीएस की आत्मा को एक नए क्लेवर में लौटा सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ओपीएस में ऐसा क्या खास था कि कर्मचारी आज भी उसके लिए आंदोलनरत हैं। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके अंतिम आहरित वेतन लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। यह एक परिभाषित लाभ योजना डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी, जिसका मतलब है कि कर्मचारी को पता होता था कि उसे रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। इसका पूरा भार सरकार वहन करती थी और कर्मचारियों के वेतन से इसके लिए कोई कटौती नहीं होती थी। यह कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और सुरक्षित भविष्य की गारंटी देती थी। इसके विपरीत साल 2004 में लागू की गई नई पेंशन योजना एनपीएस, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है, एक परिभाषित अंशदान योजना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं, जिसे बाद में बाजार से जुड़ी योजनाओं में निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। यही कारण है कि कर्मचारी एनपीएस को लेकर आशंकित रहते हैं और ओपीएस की बहाली की मांग करते हैं। अब जो नई खबर सामने आ रही है वह यह है कि सरकार ओपीएस और एनपीएस के बीच का एक रास्ता निकालने पर गंभीरता से विचार कर रही है। एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा सकता है जिसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाए। यह एक बहुत बड़ा आश्वासन होगा, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो साल 2004 के बाद सेवा में आए हैं और जिन्हें ओपीएस का लाभ कभी नहीं मिला। यह नया नियम अगर लागू होता है तो यह सुनिश्चित करेगा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित और सम्मानजनक आय प्राप्त हो, जो उन्हें वित्तीय अनिश्चितता से बचाएगी। इस नए संभावित नियम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक प्रस्ताव यह भी है कि कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या इस नई गारंटीड पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है। यह भी संभव है कि इस योजना के वित्तीय बोझ को साझा करने के लिए कर्मचारियों के वेतन से एक मामूली अंशदान लिया जाए, लेकिन बदले में उन्हें एक सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा जो एनपीएस के बाजार जोखिमों से मुक्त होगा। यह कदम न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, बल्कि यह सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं के आकर्षण को भी बढ़ाएगा। एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति जीवन की गारंटी हमेशा से सरकारी नौकरियों का एक प्रमुख आकर्षण रही है। ओपीएस की समाप्ति के बाद इसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन इस तरह की गारंटीड पेंशन योजना की वापसी इसे फिर से पटरी पर ला सकती है। हालांकि इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय बोझ की है। ओपीएस को बंद करने का एक मुख्य कारण सरकारों पर बढ़ता पेंशन का बोझ ही था। ऐसे में एक गारंटीड पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए एक सुदृढ़ और टिकाऊ वित्तीय मॉडल बनाना होगा, ताकि यह भविष्य की पीढ़ियों पर असहनीय बोझ न डाले। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस पर एक आम सहमति बनानी होगी। कई राज्य सरकारें पहले ही अपने स्तर पर ओपीएस को बहाल कर चुकी हैं, जिससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ा है। कर्मचारियों का लगातार बढ़ता आंदोलन और राजनीतिक इच्छा शक्ति, यह दोनों ही कारक इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या अंतिम निर्णय लेती है। लेकिन एक बात तो तय है कि 50% पेंशन की गारंटी का विचार एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है और इसने करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। और अब चलते हैं आज की तीसरी और अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खबर की ओर।
यह खबर सीधे हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां के उच्च न्यायालय ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जो मील का पत्थर साबित हो सकता है। न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सेवानिवृत्त चपरासी को ओपीएस का लाभ देने का निर्देश दिया है, और इस फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि न्यायपालिका कर्मचारियों के अधिकारों की सजग प्रहरी है। यह मामला नरेंद्र कुमार नामक एक व्यक्ति का है, जिन्होंने जनवरी 1990 में एक दैनिक वेतनभोगी डेली वेजर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। एक लंबी अवधि तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करने के बाद उन्हें वर्क चार्ज कर्मचारी का दर्जा दिया गया और अंततः साल 2006 में उनकी सेवाओं को नियमित किया गया। जब वह सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें नई पेंशन योजना एनआईपीएस के तहत लाभ दिए गए, क्योंकि उनकी सेवा 2003 के बाद नियमित हुई थी। नरेंद्र कुमार ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनकी दलील थी कि उन्होंने सरकार को वर्षों तक सेवा दी है, जिसमें एक महत्वपूर्ण अवधि वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में भी शामिल है। इसलिए पेंशन के निर्धारण के लिए उनकी उस सेवा अवधि को भी गिना जाना चाहिए और उन्हें ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति 2004 से बहुत पहले की थी। उन्होंने अपनी याचिका में व्यासदेव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जैसे ऐतिहासिक मामलों का हवाला दिया, जिनमें अदालतों ने यह माना था कि वर्क चार्ज के रूप में दी गई सेवा को पेंशन योग्य सेवा क्वालिफाइंग सर्विस माना जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि क्योंकि नरेंद्र कुमार का नियमितकरण 2003 के बाद हुआ था, इसलिए वे नीतिगत रूप से ओपीएस के लिए अयोग्य हैं। सरकार ने याचिका दायर करने में हुई देरी का भी हवाला दिया, लेकिन न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की पीठ ने सरकार की इन दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एक कर्मचारी द्वारा वर्क चार्ज के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन के उद्देश्यों के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य द्वारा कर्मचारियों को लंबे समय तक वर्क चार्ज जैसी योजनाओं में रखना और फिर बाद में नीतिगत कट ऑफ का हवाला देकर उन्हें उनके वैध लाभों से वंचित करना शोषणकारी और अनुचित है। न्यायालय ने प्रेम सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि राज्य एक आदर्श नियोक्ता होता है और उससे ऐसे शोषणकारी तरीकों का इस्तेमाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि नरेंद्र कुमार की 6 साल की वर्क चार्ज सेवा को उनकी कुल योग्यता सेवा में जोड़ा जाना चाहिए, और जब ऐसा किया जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से ओपीएस के दायरे में आ जाते हैं। देरी के आधार पर सरकार की आपत्ति को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि पेंशन कोई इनाम नहीं बल्कि कर्मचारी का अधिकार है। पेंशन न मिलना एक निरंतर चलने वाला अन्याय कंटिन्यूइंग रॉन्ग है, और ऐसे मामलों में अदालत को तकनीकी आधार पर याचिका खारिज करने की बजाय मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। न्यायालय ने तरसेम सिंह मामले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि पेंशन से इनकार जैसी बार बार होने वाली शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। अंततः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे 2 महीने की अवधि के भीतर नरेंद्र कुमार की पेंशन की गणना ओपीएस के तहत करें, जिसमें उनकी वर्क चार्ज सेवा को भी शामिल किया जाए और उन्हें ब्याज सहित सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। हालांकि अदालत ने एक शर्त रखी कि नरेंद्र कुमार को एनपीएस के तहत पहले से प्राप्त राशि को सरकार के पास जमा करना होगा। यह फैसला सिर्फ नरेंद्र कुमार के लिए एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह उन हजारों लाखों कर्मचारियों के लिए आशा की एक किरण है जो समान परिस्थितियों में है। यह फैसला उन सभी दैनिक वेतनभोगी, वर्क चार्ज और संविदा कर्मचारियों के लिए एक मिसाल है, जिनकी सेवाओं को अक्सर पेंशन लाभों की गणना करते समय नजरअंदाज कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सेवा की प्रकृति चाहे जो भी हो, यदि किसी कर्मचारी ने राज्य को अपनी सेवाएं दी हैं तो उसे उसके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला राज्य सरकारों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों के अधिकारों का हनन ना हो। तो यह थी आज की 3 बड़ी खबरें जिन्होंने देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य को लेकर एक नई बहस और उम्मीद को जन्म दिया है। ईपीएफओ पेंशन में
RS 8,000 तक की संभावित वृद्धि, 50% गारंटीड पेंशन के साथ OPS की वापसी की आहट और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। यह सभी घटनाक्रम इस बात का संकेत हैं कि आने वाले दिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। हम इन सभी मुद्दों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और हर नए विकास से आपको सबसे पहले अवगत कराते रहेंगे। आपके अधिकार और आपकी भलाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। EPS 95 गाइड में आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।